और स्वागत है आपका भूतों की उस दुनिया में जहां चीखें भी डर के मारे चुप हो जाती है। यह है भूत की कहानी 33, एक ऐसा स्थान जहां हर रात एक नई रूह अपने डर की दास्तान सुनाने आती है। एक ऐसा अंधेरा जहां रोशनी जाने से डरती है, और एक ऐसी खामोशी जहां हर साया कुछ कहता है। तो अगर आप हिम्मती हैं और सच्चे डर से मिलने की चाह रखते हैं, तो दरवाजा बंद कर लीजिए, पर्दे गिरा दीजिए और अपने बिस्तर में इस तरह लिपट जाए जैसे कोई आपको छू न सके, क्योंकि अब आप प्रवेश कर चुके हैं उस जगह जहां से लौटकर कोई वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। सांसें धीमी कर लो, दिल की धड़कनें थाम लो, क्योंकि अब शुरू होती है सच्ची, डरावनी, रूहानी कहानी। भूत की कहानी 33 में, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। आप देख रहे हैं नूर आलम के साथ, और आज की कहानी है गांव का सचिव और पुलिस वाले की खौफनाक रात। रात का समय था। आसमान पर काले बादलों की मोटी चादर फैली हुई थी। कभी कभी बिजली की सफेद धार आसमान को चीर देती, और क्षण भर के लिए चारों ओर के पेड़, खेत और मिट्टी के कच्चे रास्ते नजर आने लगते। फिर वही घना अंधकार सब कुछ निगल जाता। हवा तेज थी, अपने साथ सीलन और किसी अनजाने भय की गंध लिए बह रही थी। बारिश की हल्की बूंदें टिन की छतों और पत्तों पर टपक रही थी, जिससे एक अजीब सी थरथराहट पैदा हो रही थी। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह अपने दफ्तर की कुर्सी पर बैठे रोजनामचा देख रहे थे। तभी थाने का पुराना काला टेलीफोन बज उठा। घड़ी ने रात के 11 बजाए थे। फोन उठाते ही उधर से किसी आदमी की डरी और कांपती आवाज सुनाई दी। साहब, गांव के सचिव पंकज बाबू मर गए हैं, लेकिन उनकी लाश अपने आप चल रही है। यह सुनकर वीरेंद्र सिंह की भौहें सिकुड़ गई। उन्होंने पूछा, तुम कौन बोल रहे हो? लेकिन उधर से सिर्फ एक लंबी चीख सुनाई दी और फोन कट गया। वीरेंद्र सिन्हा का पुलिसिया अनुभव कहता था कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। उन्होंने तुरंत अपनी ड्यूटी पर मौजूद सिपाही रामदीन को आवाज लगाई। जीप स्टार्ट हुई और बरसाती कीचड़ भरी सड़क पर वे दोनों निकल पड़े। रास्ता घुप अंधेरा था। सिर्फ जीप की हेडलाइटें ही काले सन्नाटे को चीर रही थी। दूर दूर तक कोई आदमी नजर नहीं आता था। करीब आधे घंटे बाद वे घनसारीपुर गांव में दाखिल हुए। गांव के किनारे पीपल का एक पुराना पेड़ खड़ा था, जिसकी मोटी जड़ों के नीचे एक टूटा हुआ पत्थर पड़ा था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि बरसों पहले गांव के पहले सचिव को इसी पत्थर के नीचे जिंदा गाड़ दिया गया था। उसके बाद से ये जगह अशुभ मानी जाती थी। सचिव पंकज बाबू का घर गांव के बिल्कुल किनारे था। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा, दर्जनों गांव वाले दूर खड़े हैं, मगर घर के अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं। एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, साहब, अंदर मत जाइए, पंकज बाबू की लाश बैठी है और मुस्कुरा रही है। वीरेंद्र सिंह ने टॉर्च जलाई और रामदीन को इशारा किया। दोनों घर में दाखिल हुए। भीतर का दृश्य देखकर दोनों के कदम थम गए। मिट्टी के फर्श पर सफेद कपड़े में लिपटी लाश, लेकिन चेहरा खुला था, आंखें पूरी तरह खुली हुई और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान, मानो वह किसी को पहचान रहा हो। वीरेंद्र सिंह ही ने पास जाकर नाड़ी देखनी चाहिए। तभी पंकज बाबू के होंठ हिले और धीमी, भारी आवाज निकली, तुम भी मरोगे। रामदीन डर के मारे पीछे हट गया। तभी घर के कोने से ठंडी हवा का झोंका आया। ऊपर देखने पर छत सूखी थी, मगर फर्श पर पानी की बूंदें टपक रही थी। इतने में बाहर से शोर मचने लगा। पीपल के पास कोई घंटी बजा रहा है। गांव में मान्यता थी कि आधी रात को इस घंटी को जो भी बजाता है, उसकी आत्मा पुराने सचिव के हवाले हो जाती है। दोनों भागकर पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। घंटी हिल रही थी, मगर वहां कोई नहीं था। अचानक बिजली चमकी और एक पल के लिए उन्होंने देखा, फटा हुआ कोट पहने, सिर पर धोती बांधे, काला चेहरा और लाल आंखों वाला एक आदमी उन्हें घूर रहा था। अगले ही क्षण वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। गांव के सबसे बुजुर्ग हरिराम काका ने उनका हाथ पकड़कर सारा किस्सा सुनाया। साहब, बरसों पहले गांव का पहला सचिव लालची और क्रूर था। उसने गांव वालों की जमीन हड़प ली। लोगों ने मिलकर उसे इसी पत्थर के नीचे जिंदा गाड़ दिया। तब से उसकी आत्मा श्राप लेकर भटक रही है और हर नया सचिव उसकी गिरफ्त में चला जाता है। पंकज बाबू ने 2 दिन पहले आधी रात को घंटी बजा दी थी। अब उनका जाना न तय था। वीरेंद्र सिंह के मन में यह सुनकर भी अजीब सा संदेह बना रहा। उन्होंने सोचा, जो सामने दिख रहा है शायद वह असल सच न हो।
लेकिन रात बीतने से पहले ही उन्हें असली खौफ का एहसास हो गया, क्योंकि वापस लौटते समय जीप की पीछे वाली सीट पर एक हल्की सरसराहट हुई। वीरेंद्र सिंह ने आईने में देखा। पंकज बाबू वहां बैठे थे, वही खुली आंखें, वही मुस्कान और होंठों से एक धीमी आवाज, अब तुम्हारी बारी है। जीप की हेडलाइट की पीली रोशनी कीचड़ भरे रास्ते को चीर रही थी, मगर पीछे वाली सीट पर बैठे पंकज बाबू की परछाई जैसे हर मोड़ पर और भी साफ नजर आने लगी। रामदीन ने कांपती आवाज में कहा, साहब, क्या आपको पीछे कोई दिख रहा है? वीरेंद्र सिंह ने धीमे से कहा, कुछ मत बोल, बस चुप बैठ। मगर भीतर उनका दिल धड़क नहीं, धौंकनी की तरह बज रहा था। जैसे ही जीप गांव की सीमा पार करने वाली थी, अचानक इंजन झटके खाने लगा और रुक गया। बाहर चारों ओर घना अंधकार, न सड़क का अंत दिख रहा था, न शुरुआत, सिर्फ कहीं दूर सियारों की लंबी हुआ। रामदीन ने उतरकर बोनट खोला, मगर उसी क्षण जीप की छत पर किसी भारी चीज के कूदने की आवाज आई। धड़ाम। दोनों ने ऊपर देखा, वहां कोई नहीं, लेकिन अगली ही पल वही ठंडी हवा का झोंका और जीप का शीशा अपने आप धुंधला होने लगा। उस धुंध में जैसे किसी ने उंगली से लिखा, वापस आओ। रामदीन ने डरकर क्रॉस का निशान बनाया और चुपचाप बैठ गया, मगर वीरेंद्र सिंह ने जैसे तैसे जीप स्टार्ट की और थाने की ओर बढ़ गए। थाने पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले पंकज बाबू की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर उनका माथा ठनक गया। रिपोर्ट में लिखा था कि मौत की वजह हृदयाघात, मगर दिल और शरीर दोनों पूरी तरह सलामत थे, जैसे जीवन बस किसी ने छीन लिया हो। वीरेंद्र सिंह ने निश्चय किया कि वे रात को उसी पीपल के पास पहरा देंगे। आधी रात होते होते वे चुपचाप टॉर्च और बंदूक लेकर पीपल के नीचे जा पहुंचे। हवा में कच्ची मिट्टी और भीगे पत्तों की गंध घुली थी। पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी डालियां किसी बूढ़ी चुड़ैल की उंगलियों जैसी लग रही थी, जो आसमान में टंगी है। घड़ी ने 12 बजाए और घंटी अपने आप हिलने लगी, टन टन टन। हर टंकार के साथ हवा और ठंडी और भारी होती गई। अचानक एक छाया पेड़ की जड़ों के पास उभरी। वही पुराना कोट, वही लाल आंखें, मगर इस बार उसकी मुस्कान और चौड़ी थी। वह धीमे धीमे बोलने लगा, तुम मेरे रास्ते में क्यों आए हो? ये गांव मेरा है, यहाँ का हर सचिव और अब हर पुलिस वाला मेरा है। वीरेंद्र सिंह ने बंदूक तानी, मगर उंगली ट्रिगर पर जैसे जम गई। छाया ने आगे बढ़कर कहा, तुम्हारा दिल अभी धड़क रहा है, लेकिन आधी रात के बाद नहीं धड़केगा। अचानक जमीन हिलने लगी, जड़ों के पास रखा पत्थर खिसकने लगा और भीतर से बदबूदार सड़ी हुई हवा बाहर निकली। रामदीन जो दूर खड़ा था भागकर आया और चिल्लाया, साहब भागिए, यह पत्थर खुल गया तो। मगर उसकी बात पूरी होने से पहले पत्थर के नीचे से 2 काले सड़े हुए हाथ बाहर आए और किसी अदृश्य ताकत ने दोनों को जकड़ लिया।